आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित है और यूपी या जेएस 2018 पार्ट 2 के लॉ फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन है, निम्न पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। राइट डिटेल नोट्स ऑन फॉलोइंग। ए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन और न्यायिक पृथक्करण। सबसे पहले देखते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम के किस चैप्टर में और कौन कौन से सेक्शन है जो कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन और न्यायिक पृथक्करण से संबंधित हैं। उसके बाद उसका एसेंशियल एलिमेंट क्या है और साथ ही साथ उस सेक्शंस में जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है उसका मीनिंग क्या है, डिक्शनरी मीनिंग क्या है, और उसके बाद इस टॉपिक पर लीडिंग जजमेंट कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं। द चैप्टर 3 टू द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 deals with the provisions regarding restitution of conjugal rights and judicial separations। हिंदू मैरिज एक्ट का चैप्टर 3 दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन और न्यायिक पृथक्करण से संबंधित है। According to section 9, where either the husband or the wife has, without reasonable excuse, withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply by petition to the district court for restitution of conjugal rights, and the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly। Essential element: parties have withdrawn from the society of the other। विवाह के पक्षकारों ने दूसरे के साथ रहना छोड़ दिया है। दूसरा, such withdrawn must be without any reasonable excuse। ऐसा रहना बिना किसी युक्त कारण के छोड़ा है। तीसरा, aggrieved parties has filed petition for restitution of conjugal rights। व्यथित पक्षकार ने दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना करने के लिए याचिका फाइल की है। चौथा है, कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद द पिटिशन, और ऐसी याचिका से न्यायालय संतुष्ट हो। और पांचवा है, देयर इज नो लीगल ग्राउंड टू रिजेक्ट द पिटिशन, और याचिका को अस्वीकार करने का कोई वैध आधार नहीं है। सेक्शन 9 के साथ एक एक्सप्लेनेशन भी अटैच किया गया है जो कि यह स्पष्ट करता है कि इनिशियली बर्डन ऑफ प्रूफ पिटिशनर पर होगा कि रेस्पोंडेंट ने बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के उसके साथ रहने से इनकार कर दिया है या उसके साथ नहीं रह रहा है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री ग्रांट कर देती है, तो उसका इफेक्ट यह है कि सेक्शन 13(1) कैपिटल ए सेकेंड के अकॉर्डिंग अगर 1 साल तक या उससे ज्यादा तक पार्टियां उस डिक्री को कंप्लाई नहीं करती हैं तो यह भी एक डाइवोर्स फाइल करने का ग्राउंड हो जाता है। सेक्शन 9 में दो टर्म यूज किया गया है टेक्निकली। एक है कंजुगल राइट्स और दूसरा है विथड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी। कंजुगल की ऑक्सफोर्ड मीनिंग दी गई है पर्टेनिंग टू मैरिज या विवाह से संबंधित या मैट्रिमोनियल राइट्स, या हस्बैंड एंड वाइफ इन देयर रिलेशंस टू ईच अदर, पति और पत्नी के एक दूसरे के साथ अपने संबंधों से रिलेटेड जो भी राइट हैं वो कंजुगल राइट्स हैं। विथड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी का मतलब है कि विथड्रॉल फ्रॉम द टोटलिटी ऑफ कंजुगल रिलेशनशिप्स। रेस्पोंडेंट ने अपने आप को पेटिशनर से पूरी तरीके से विथड्रॉल कर दिया है उसके सहवास से। सच ए रिफ्यूजल टू स्टे टुगेदर, मतलब उसके साथ रहने से मना कर दिया है। रिफ्यूजल टू हैव मैरिटल इंटरकोर्स एंड रिफ्यूजल टू गिव कंपनी एंड कंफर्ट, उसके साथ इंटरकोर्स करने से मना कर दिया है, उसको कंपनी देने से मना कर दिया है। If it is established that the respondent has deserted the petitioner, it will obviously amount to withdrawal from the society। अगर ऐसा एस्टेब्लिश कर दिया जाए कि रिस्पोंडेंट ने उसको डिजर्ट कर दिया है, उसके पिटिशनर को डिजर्ट कर दिया है, तो यह भी जो है विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी के बराबर माना जाएगा। लेकिन however it cannot be less than legal desertion। It is a total repudiation of cohabitation। यह सहवास का पूरी तरीके से परित्याग करना। वर्किंग वुमेन के रेफरेंस में सेक्शन 9 का इंटरप्रिटेशन जो किया है हाई कोर्ट्स ने वो अलग अलग तरीके से किया है। तीरथ कौर वर्सेस कृपाल सिंह के केस में
पंजाब हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पत्नी बिना पति के परमिशन से किसी और जगह पर जॉब कर रही है तो पति के पास यह राइट होगा कि वह चाहे तो सेक्शन 9 का रिकोर्स लेकर के पत्नी को अपने पास बुला सकता है। ऐसा ही सेम जजमेंट कैलाशवती वर्सेस अयोध्या प्रकाश के केस में पंजाब हाई कोर्ट ने किया। इस केस में हाई कोर्ट का कहना यह था कि हम मैरिज के कॉन्सेप्ट को वीकेंड मैरिज के कॉन्सेप्ट में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू वीकेंड मैरिज। और आगे उसने यह भी कहा कि द बंडल ऑफ इनडिफाइनेबल राइट्स एंड ड्यूटीज विच बाइंड द हस्बैंड एंड वाइफ कैन perhaps be best understood only in the context of their living together in the matrimonial home। और पति और पत्नी जो दाम्पत्य के अपरिभाषित ढेर सारे अधिकार और कर्तव्य हैं उनको बेहतर तरीके से तभी समझ सकते हैं जब वह एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहें। और पति का जो है अधिकार है पत्नी को अपने साथ रखने का, यह शुरुआती दौर से ही उसको दिया गया है। इसके उलट इलाहाबाद हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट तथा मद्रास हाई कोर्ट ने प्रोग्रेसिव व्यू अख्तियार किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शांति निगम वर्सेस रमेश चंद्र निगम के केस में यह कहा कि अगर पत्नी पति के साथ रहने के लिए इच्छुक है और पति की पहुंच पत्नी तक हमेशा बनाए रखना चाहती है और वीकेंड में छुट्टियों के दिन में पति के साथ रहने के लिए भी तैयार है, तो केवल वह पति के इच्छा के विरुद्ध नौकरी कर रही है, पति को यह अधिकार नहीं दे देता है कि वह सेक्शन 9 का रिकोर्स लेकर के डिग्री अपने फेवर में पास करा सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी स्वराज गर्ग वर्सेस केएम गर्ग के केस में कहा कि हमेशा पत्नी को ही क्यों अपनी जॉब को रिजाइन करने का दायित्व दिया गया है। इट इज नॉट ऑलवेज द वाइफ हु मस्ट रिजाइन हर जॉब वेदर इट वाज बेटर देन हस्बैंड्स जॉब एंड मस्ट ज्वाइन द हस्बैंड इवन दो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हस्बैंड इज वेरी टाइट। हिंदू लॉ में ऐसा कोई बंध नहीं है जो पति को मैट्रिमोनियल होम की लोकेशन चूज करने का एक्सक्लूसिव प्रिविलेज देता हो। अगर ऐसा हो जाएगा तो आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा जो कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को समान रूप से मिला हुआ है। जो बेसिक प्रिंसिपल है मैट्रिमोनियल होम को चूज करने का वह है कॉमन कन्वीनियंस एंड बेनिफिट ऑफ द पार्टीज। Basic principle on which location of matrimonial home to be determined are based on common convenience and benefit of the parties। अगर circumstances ऐसी हैं, equally balanced हैं, तो कोई भी पार्टी restitution of conjugal rights को इन्फोर्स कराने के लिए सेक्शन 9 की पिटिशन फाइल नहीं कर सकती है। ऐसी दशा में केवल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, शादी का टूटना ही एकमात्र सहारा होता है। स्वराज गर्ग वर्सेस केएम गर्ग के केस में एक बेसिस यह भी बताया दिल्ली हाई कोर्ट ने कि द राइट टू सेट अप मैट्रिमोनियल होम गिवन टू द हस्बैंड एलोन इज बेस्ड ऑन कस्टम। मतलब ये जो राइट दिया गया है हस्बैंड को मैट्रिमोनियल होम सेट करने का, अपने पास पत्नी को रहने का, यह एक कस्टम पर आधारित है और ऐसी कस्टम तत्कालीन समय में प्रचलित थी एंड दिस कस्टम वाज प्रिवेलेंट। नाउ द कंडीशन हैव ग्रेटली अल्टर्ड and the past custom does not fit in the present situation। और दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि वर्तमान में परिस्थितियां बदल गई हैं और ऐसे कस्टम को अब लागू करना वर्तमान परिस्थितियों के सापेक्ष में नहीं होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि शांति निगम वर्सेस रमेश चंद्र निगम के केस में तथा स्वराज गर्ग वर्सेस केएम गर्ग के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोग्रेसिव व्यू को अख्तियार किया हुआ है। आइए अब हम देखते हैं धारा 9 की संवैधानिकता से संबंधित लीडिंग जजमेंट्स को। इससे रिलेटेड सबसे पहला जो केस है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का टी सरीथा वर्सेस टी वेंकट सुबैया, जिसको प्रोनाउंस किया था जस्टिस पी चौधरी ने। उन्होंने कहा था कि सेक्शन 9 जो है आर्टिकल 29 के अंदर जो डिग्निफाइड लाइफ दी गई है, जो ह्यूमन डिग्निटी की गारंटी दी गई है, उसका वायलेशन करता है, इसलिए यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके उलट दिल्ली हाई कोर्ट ने हरविंदर कौर वर्सेस हरविंदर सिंह चौधरी के केस में कहा कि सेक्शन 9 किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करता है, बल्कि यह विवाह जैसी संस्था को बचाने में सहायक है। टी सरीथा वर्सेस वेंकट सुबैया
के केस तथा हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह चौधरी के केस में कन्फ्लिक्टिंग व्यूज को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा के जजमेंट में कहा कि सेक्शन 9 पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और यह किसी प्रकार के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करता है। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ओजस्व पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस पेंडिंग है, जिसमें दोबारा सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 9 को इवेलुएट कर रहा है और इस पिटिशन में सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट तथा सेक्शन 22 स्पेशल मैरिज एक्ट को चैलेंज किया गया है। साथ ही साथ आर्डर 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी को भी चैलेंज किया गया है। तो जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रमोट कर रहा है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि सेक्शन 9 अपने वर्तमान स्वरूप में बहुत दिनों तक रहने वाला नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करे या इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। हालांकि यह अभी भविष्य के गर्भ में है। यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया ने इसी प्रकार के सिमिलर प्रोविजन जैसे प्रोविजन सेक्शन 9 में दिए गए हैं को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है और वहां के स्टेट्यूट से हटा दिया गया है। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 9 जो है वो सेक्शन 9 serves a social purpose as an aid to the prevention of breakup of marriage. It serves a social purpose as an aid to the prevention of breakup of marriage. यह विवाह को टूटने से बचाने में सहायता करता है। It cannot be viewed in the manner the learned single judge of Andhra Pradesh High Court has viewed it, and we are therefore unable to accept the position that Section 9 of the said Act is violative of Article 14 or Article 21 of the Constitution. जो व्यू आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अख्तियार किया है, हम उस व्यू से सहमत नहीं हैं और यह नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि सेक्शन 9 जो है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेटिव होने के कारण अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे अभी कहा कि द लीडिंग आइडिया ऑफ सेक्शन 9 वाज टू प्रिजर्व द मैरिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 9 जो है मैरिज को प्रिजर्व करने के लिए है और जो डेफिनेशन कोहैबिटेशन और कंसोर्टियम की है उसको लगता है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस प्रकार से इंटरप्रेट किया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और बिना उसके मैरिज को मेकअप नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बात ठीक है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैरिज का, लेकिन यही एक परम एस्पेक्ट नहीं है। जो रेस्टिट्यूशन की रेमेडी है वो सहवास करने के लिए है, साथ रहने के लिए है और केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए नहीं है। कोई भी कोर्ट केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए सेक्शन 9 की डिक्री ग्रांट नहीं कर सकती है। सेक्शन 10 ऑफ चैप्टर 3 जुडिशियल सेपरेशन के बारे में प्रोविजन करता है। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग ईदर पार्टी टू अ मैरिज whether solemnized before or after the commencement of this act may present a petition praying for a decree for judicial separation on any of the grounds specified in subsection 1 of section 13, and in the case of wife also on any of the grounds specified in subsection 2 thereof, as a ground on which a petition for divorce might have been presented. सेक्शन 10(1) का क्लास यह कहता है कि कोई भी पक्षकार जो ग्राउंड सेक्शन 13 में डाइवोर्स के लिए दिए गए हैं उन्हीं आधारों पर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ऑब्टेन करने के लिए पिटिशन फाइल कर सकती है। सेक्शन 10 क्लास 2 के अकॉर्डिंग वेयर अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन पास्ड इट शैल नो लॉन्गर बी ऑब्लिगेटरी फॉर द पिटिशनर टू कोहैबिट विद द रिस्पोंडेंट, बट द कोर्ट में on the application by petition of either party and on being satisfied of the truth of the statements made in such petition rescind the degree if it consider it just and reasonable to do so. जहाँ जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास कर दी गई है, ग्रांट कर दी गई है, वहां पर पार्टी कोहैबिटेशन करने के लिए बाध्य नहीं है और पक्षकार चाहे तो ऐसी डिग्री को रद्द कराने के लिए पिटिशन फाइल कर सकते हैं और पिटिशन के कथन से सेटिस्फाइड होने पर कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री को रद्द कर सकती है।